एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरी एमसीक्यू क्लास में। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ, जीडीसी, जीआईसी, यूपी पीजीटी, बीपीएससी, डी ट्रिपल एसपी, सोशोलॉजी से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। देन इससे संबंधित अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। वह प्रणाली जिसके तहत लड़के और लड़कियों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की अनुमति दी जाती है और उन्हें शादी से पहले समाज द्वारा अधिकतम स्वीकार घुलने मिलने की सुविधा भी दी जाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए परिविच्छाधीन विवाह, ऑप्शन बी प्रायोगिक विवाह, ऑप्शन सी सहचर विवाह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन लाया है, तो आप में से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को समझने में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रोबेशनरी मैरिज। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। परिवीक्षा अधीन विवाह यह क्या होता है? यह वह प्रणाली होती है जिसके तहत लड़के और लड़कियों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की अनुमति दी जाती है। उन्हें शादी से पहले समाज द्वारा अधिकतम स्वीकार घुलने मिलने की सुविधा भी दी जाती है। यही कहते हैं इसे ही प्रोबेशनरी मैरिज। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रॉबर्ट बिरस्टीन, ऑप्शन बी एम एफ निम्कोफ, ऑप्शन सी मुजफ्फर शरीफ और ऑप्शन डी है डब्ल्यू जी ऑगबन। तो बताइए कौन है इसके लेखक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मुजफ्फर शरीफ। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सिद्धांत परिवेश की व्यक्तिगत परेशानियों और सामाजिक संरचना के सार्वजनिक मुद्दों जैसी अवधारणाओं का विश्लेषण करता है? ऑप्शन ए समाजशास्त्रीय कल्पना मतलब सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ऑप्शन बी शिकागो स्कूल, ऑप्शन सी सिंथेटिक स्कूल और ऑप्शन डी फॉर्मेलिस्टिक औपचारिक स्कूल। ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसमें क्या होता है, हम व्यक्तिगत मतलब पर्सनल और जो सार्वजनिक होता है पब्लिक दोनों ही ट्रबल का अध्ययन करते हैं, दोनों ही परेशानी को किसमें अध्ययन करते हैं। और ये भी बताइएगा मुझे कॉन्सेप्ट कमेंट में कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो इसका जो सही आंसर है उसे हम कहेंगे समाजशास्त्रीय कल्पना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसकी बात कौन करता है? इसकी बात करते हैं सी राइट मिल्स। इस समाजशास्त्रीय कल्पना क्या है, इसमें हम व्यक्तिगत मुद्दों और समाजशास्त्रीय मतलब जो सार्वजनिक रूप से मुद्दे होते हैं सारी सोसाइटी को, उनका हम मिक्स तौर से अध्ययन करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं और उसका एक ऐसा समाधान निकालने का प्रयास करते हैं जो व्यक्तिगत और समाज दोनों पर अप्लाई किया जा सके। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब डेटा मूल स्थान से प्राप्त किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेकेंडरी डेटा, ऑप्शन बी प्राइमरी डेटा, ऑप्शन सी सेकेंडरी एंड प्राइमरी और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो बताइए उसे क्या कहेंगे जब डेटा मूल स्थान से प्राप्त किया जाता है? तो इसे हम क्या कहेंगे? प्राथमिक मतलब प्राइमरी डेटा कहेंगे। प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो हम खुद जाकर कलेक्ट करते हैं, जैसे हम अपने फील्ड में खुद जाकर कलेक्ट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी डेटा कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मतगणना में घर घर जाकर एकत्रित किया गया डेटा, देन वैज्ञानिक प्रयोगशाला में किया गया मूल परीक्षण डेटा, और नेक्स्ट है प्रत्यक्ष साक्षात्कार मतलब डायरेक्ट हम अगर किसी का इंटरव्यू लेते हैं वो भी हमारा प्राइमरी डेटा में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोध की जानकारी कहलाती है ऑप्शन ए क्वालिटेटिव, ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव, ऑप्शन सी क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो बताइए इंफॉर्मेशन ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड, जो हमें शोध से जानकारी प्राप्त होती है वो किस प्रकार की प्राप्त होती है, आपको ये बताना है।
तो इससे हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी, मतलब गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्टे द्वारा प्रतिपादित सामाजिक गतिशीलता का विचार संदर्भित करता है। किसे संदर्भित करना है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र को, ऑप्शन बी सोशल स्ट्रक्चर्स को मतलब सामाजिक संरचना को, ऑप्शन सी सोशल चेंज को और ऑप्शन डी सोशल थॉट को। तो बताइए कॉम्टे द्वारा प्रतिपादित सामाजिक गतिशीलता का विचार किसे संदर्भित करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन को सम्मिलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, शिक्षा और धन, ऑप्शन बी है सामाजिक पदानुक्रम जैसे वर्ग, नस्ल और लिंग, ऑप्शन सी है सामाजिक मानदंड और मूल्य जो समाज के भीतर व्यवहार को निर्देशित करते हैं, और ऑप्शन डी है किसी समाज के भीतर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन। तो बताइए इनमें से हम सामाजिक संरचना के अंतर्गत किसको सम्मिलित नहीं करते हैं। बताइए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। किसी समाज के भीतर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन को हम लोग सामाजिक संरचना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते हैं, जबकि समाज की संस्थाएं हो गई जैसे परिवार, शिक्षा, धन इसे भी सम्मिलित करते हैं। सामाजिक पदानुक्रम जैसे वर्ग, नस्ल और लिंग इसे भी सम्मिलित करते हैं। सामाजिक मानदंड और मूल्य जो समाज के भीतर व्यवहार को निर्देशित करते हैं इसे भी हम लोग शामिल किए करते हैं, पर किसी समाज के भीतर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन को नहीं करते। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सोशल सिस्टम 1951 की प्रसिद्ध कृति है। ऑप्शन ए इमानुएल दुर्खिम की, ऑप्शन बी मैक्स वेबर की, ऑप्शन सी टॉलकट पार्सन्स की और ऑप्शन डी है आर के मर्टन की। तो बताइए किसकी है सोशल सिस्टम पुस्तक, किसकी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी टॉलकट पार्सन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इनकी और भी पुस्तकें हैं, एक पुस्तक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये पुस्तक किसकी है, मैक्स वेबर की है। देन द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ये किसकी है, पार्सन्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक संरचना क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए परस्पर जुड़ी सामाजिक संस्थाओं, समूहों और रिश्तों का समूह जो मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी है सामाजिक मानदंडों और मूल्यों की एक यादृच्छिक प्रणाली। ऑप्शन सी है किसी समाज के भीतर संसाधनों का वितरण, और ऑप्शन डी है किसी समाज के भीतर लोगों का व्यक्तिवादी व्यवहार। तो बताइए सामाजिक संरचना क्या है। तो सामाजिक संरचना के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सामाजिक संस्थाओं को, समूहों को, रिश्तों को, भूमिकाओं और नियमों को, ये सब क्या होती है सामाजिक संरचना के अंतर्गत एक हिस्सा होती है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। परस्पर जुड़ी सामाजिक संस्थाओं, समूहों, रिश्तों का समूह जो मिलकर एक समाज का निर्माण करता है, इसका अध्ययन हम लोग क्या करते हैं सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोर्स ऑफ फिलॉसफी जो कॉम्ट द्वारा लिखित पुस्तकों की एक श्रृंखला है का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, किसके द्वारा किया गया था आपको ये बताना है। ऑप्शन ए माइकल फोकॉर्ट के द्वारा, ऑप्शन बी हैरियट मार्टिनियो के द्वारा, ऑप्शन सी पियरे बोर्दोई के द्वारा और ऑप्शन डी टॉलकट पार्सन्स के द्वारा। तो ये एक नया क्वेश्चन है, आप लोग बताइए किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हैरियट मार्टिनो। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए यह एक प्रतिरूपित प्रणाली है, ऑप्शन बी यह पदानुक्रमित रूप से व्यवस्थित होती है, ऑप्शन सी है यह व्यक्तियों की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से आकार देता है, और ऑप्शन डी है यह आपस में जुड़ा हुआ होता है। तो बताइए क्या होती है।
सामाजिक संरचना की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, आपको ये बताना है। तो ये व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से आकार होती है, तो ये गलत है। जबकि यह प्रतिरूपित प्रणाली है, ये भी सही है। पैटर्न सिस्टम है, हायरार्किकल ऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब पदानुक्रमित रूप से व्यवस्थित होता है, ये भी सही है। और ये इंटरकनेक्टेड होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी समूह में नेता किस पर निर्भर नहीं होता है? ऑप्शन ए सत्तावादी दृष्टिकोण पर, ऑप्शन बी जिम्मेदारी का वितरण पे, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत सदस्यों के साथ तालमेल पे, और ऑप्शन डी है समूह की गतिशीलता को समझना। तो बताइए किसी समूह में नेता किस पर निर्भर नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन है सत्तावादी दृष्टिकोण नहीं रखता, क्योंकि अगर नेता सत्तावादी दृष्टिकोण रखेगा तो लोग उससे क्या करेंगे, नफरत करेंगे। सत्तावादी दृष्टिकोण मतलब होता है आप किसी पर कठोर तरीके से नियंत्रण कर रहे हैं, उससे जबरदस्ती आप अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी भी नेता को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे प्रमुख समाजशास्त्री कौन हैं जिन्होंने मुख्य रूप से सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण किया है? ऑप्शन ए किंग्सले डेविस और विल्मेट ई मूर, ऑप्शन बी है घुरिये और थॉमस मूर, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स, और ऑप्शन डी है पार्सन्स और कोजर। तो बताइए सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की बात कौन करता है इनमें से? ये एक इजी क्वेश्चन है, आप में से सबको आता होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए किंग्सले डेविस और विल्मेट ई मूर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई थी? आपको बताना है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कब इस्टेब्लिश किया गया था। आर्टिकल मतलब किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है? आर्टिकल 338, आर्टिकल 332, आर्टिकल 335 और आर्टिकल है 338। तो बताइए किस में बात की गई है? तो इसका जो सही आंसर है एनएफएससी की बात किस में की है? आर्टिकल 338। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और आर्टिकल 335 क्या है? ये है नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। और आर्टिकल 330 और 332 लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की बात करता है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, आर्टिकल 338। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ऑप्शन बी है नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है। तो अगर देखा जाए तो इसके दो ऑप्शन सही है, इसमें एनएफएससी और एनएफओबीसी मतलब एनबीसी, ये भी संवैधानिक निकाय है और ये भी। दो ऑप्शन इसके सही है, ऑप्शन ए और सी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेविस और मूर के किस पेपर में स्त्रीकरण में कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का उल्लेख किया गया है? विच ऑफ द पेपर ऑफ डेविस एंड मूर रेफर टू द फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन? ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी असमानता का सिद्धांत, ऑप्शन बी है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन विभाजन का सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का सिद्धांत, और ऑप्शन डी है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन स्त्रीकरण का सिद्धांत। तो बताइए किसमें इन्होंने कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य की बात की है डेविस और मूर ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। डेविस और मूर की मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
घुरिया की उस पुस्तक का क्या नाम है जिसमें भारत में जाति व्यवस्था का उल्लेख है? ऑप्शन ए इंडियन साधु, ऑप्शन बी कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ऑप्शन सी कास्ट एंड रेस इन इंडिया और ऑप्शन डी है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो बताइए इसमें किसमें इन्होंने जाति व्यवस्था की बात की है जीएस घुरिया ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कास्ट एंड रेस इन इंडिया, भारत में जाति और नस्ल। बाकी इंडियन साधु ये भी जीएस घुरे की पुस्तक है, भारत में जाति व्यवस्था ये भी जीएस घुरे की पुस्तक है। बस किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ये जीएस घुरे की पुस्तक नहीं है बल्कि इरावती कर्वे की पुस्तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? ये 17 हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक स्त्रीकरण के उद्भव के बारे में डेविस और मूर का आग्रह क्या है? ऑप्शन ए सोशल इनइक्वालिटी सामाजिक असमानता, ऑप्शन बी सोशल डिविजनिंग सामाजिक विभाजन, ऑप्शन सी सिमिलैरिटी समानता और ऑप्शन डी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। तो बताइए सामाजिक स्त्रीकरण के उद्भव के बारे में डेविस और मूर का इनमें से कौन सा आग्रह है, मतलब किसकी बात डेविस और मूर ने की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सोशल इनइक्वालिटी की बात करते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन अभी मैंने आपको डेविस और मूर की पुस्तक बताई है, इसे आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी आर अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ऑप्शन बी स्वतंत्रता समानता और भाईचारा, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक सिक्योरिटी नॉलेज एंड सोशल इक्वालिटी आर्थिक सुरक्षा ज्ञान और सामाजिक समानता, ऑप्शन सी है यूनिटी डिग्निटी एंड एजुकेशन फॉर ऑल सभी के लिए एकता समान सम्मान और शिक्षा, और ऑप्शन डी है न्याय नैतिकता और सार्वजनिक विवेक जस्टिस मॉरलिटी एंड पब्लिक कंसेसियस कंसाइसनेस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन है लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी स्वतंत्रता समानता और भाईचारा की बात बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक न्याय का उद्देश्य निम्नलिखित में से किन संबंधित मुद्दों का समाधान करना है? ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का, ऑप्शन बी राजनीतिक लोकतंत्र का, ऑप्शन सी है पर्सनल फ्रीडम मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस इनमें से सभी का। तो बताइए सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कौन से मुद्दे पर ज्यादा ध्यान देता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सोशल इकोनॉमिक चेंज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और पर्सनल फ्रीडम, इन सभी पर क्या करता है सामाजिक न्याय का इन मुद्दों पर समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्त्री का उच्च वर्ण या श्रेष्ठ जाति के पुरुष के साथ विवाह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हाइपरगेमी, ऑप्शन बी हाइपोगेमी, ऑप्शन सी अनुलोमा और ऑप्शन डी है प्रतिलोमा। तो बताइए इसे हम क्या कहेंगे? जब एक स्त्री है, एक स्त्री है, ठीक है, वो क्या करती है, ये हो गई स्त्री और ये हो गया पुरुष। तो जब एक स्त्री क्या होती है लोअर कास्ट की हो और पुरुष क्या है उच्च कास्ट का है, तब इसमें जो विवाह होता है वो क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है हाइपरगेमी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये अनुलोम और प्रतिलोम भी इसी का मतलब होता है हाइपरगेमी और प्रतिलोम। अनुलोम अगर होता है तो इसको हाइपरगेमी बोलते हैं, पर यहाँ पर अनुलोमा लिखा है, ठीक है, इसलिए इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर सिर्फ अनुलोम होता तब हम लोग हिंदी का अनुलोम वर्ड लेते हैं, यहाँ पर प्रतिलोम होता तो इसे हम हाइपोगेमी कहते हैं। ठीक है, पर ये दोनों ही क्या है ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है।
जब और अगर कि यही होता जब स्त्री उच्च कास्ट की होती है और पुरुष क्या होता है लोअर कास्ट का होता है, तब हम इसे क्या कह देते हाइपोगमी कहते हैं, और जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं प्रतिलोम कहते हैं। पर यहाँ पर दोनों में अनुलोमा और प्रतिलोमा लिखा है, इसलिए ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। हो सकता है आप लोग इस पर कंफ्यूज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम विवाह में एक पत्नी अपने पति का ध्यान रखते हुए उसकी सहमति आवश्यक है अपनी शादी से मुक्ति पा सकती है, क्या कहते हैं? मुस्लिम विवाह में एक पत्नी अपने पति का ध्यान रखते हुए जिसकी सहमति आवश्यक है अपनी शादी से मुक्ति पा सकती है, या क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए डोवर, ऑप्शन बी मुबारक, ऑप्शन सी खुला और ऑप्शन डी तलाक। तब बताइए, जब म्यूचुअल कंसेंट से मैरिज क्या होता है तोड़ा जाता है या डिवोर्स लिया जाता है, तो उसे हम लोग मुस्लिम में क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन सी खुला। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि रिश्तेदारी व्यवस्था में परंपरा के तौर पर मामा को अपने भतीजे और भतीजियों के जीवन में एक प्रमुख स्थान प्राप्त होता है, तो रिश्तेदारी के उपयोग को क्या कहेंगे जहां पर मामा को प्रेफरेंस दी जाती है? ऑप्शन ए एविंकुलेट कहेंगे, ऑप्शन बी मेट्रियालिनी मतलब मातसत्तात्मक परिवार कहेंगे, ऑप्शन सी है एमिटेट कहेंगे, या ऑप्शन डी है कुवेट कहेंगे। तो बताइए क्या कहेंगे जहां पर मामा को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और मामा के प्रॉपर्टी पर अधिकार भी क्या होते हैं भतीजे और भतीजियों का होता है, तो इसे हम कहेंगे एवेंकुलेट। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगर जहां पर बुआ का अधिकार होता है वहां पर क्या होता है एमिटेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्रणाली जिसके तहत लड़के और लड़कियों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की अनुमति दी जाती है और शादी से पहले समाज द्वारा अधिकतम स्वीकार मिश्रण की सुविधा दी जाती है, क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने फर्स्ट ही किया है, इसे हम कहते हैं ऑप्शन ए परिविच्छा अधीन प्रोबेशनरी मैरिज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विवाह को बहुविवाह और बहुपतित्व के संयोजन के रूप में वर्णित किया जा सकता है? मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री। ऑप्शन ए मोनोगमी को, ऑप्शन बी लेविट्रेट को, ऑप्शन सी सुरोगेट को, और ऑप्शन डी है सोरोरेट को, और ऑप्शन डी है ग्रुप मैरिज मतलब समूह विवाह को। तो इसमें हम बहुविवाह और बहुपतित्व के संयोजन को किस किस रूप में वर्णित कर सकते हैं, आपको ये बताना है। तो समूह विवाह को हम इस रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं ग्रुप मैरिज। समूह विवाह को बहुविवाह और बहुपतित्व के संयोजन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। समूह विवाह में कई पुरुष और कई महिलाएं आपसी में सहमति से विवाह करती हैं। सभी को पति पत्नी का दर्जा प्राप्त होता है। इसमें प्रत्येक पुरुष को समूह की सभी महिलाओं पर समान अधिकार होता है और प्रत्येक महिला का क्या होता है पुरुष पर समान अधिकार होता है। जैसे पुरुष का महिला पर होता है वैसे ही महिला का पुरुष पर होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि रिश्तेदारी व्यवस्था में परंपरा के तौर पर मामा को अपने भतीजे और भतीजियों, ये भी वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कर लिया है, उसे हम एवेंकुलेट कहेंगे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हमारे एक जैसे हो गए थे, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किए हैं। वह परिवार जिसमें पति पत्नी उनकी संतानें और विवाह के माध्यम से अन्य रिश्तेदार एक साथ रहते हैं, क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए कॉन्जुगल फैमिली मतलब वैवाहिक परिवार, ऑप्शन बी है कंजुगैन फैमिली मतलब सजातीय परिवार, ऑप्शन सी है मोनोगेमस फैमिली एकांगी परिवार, और ऑप्शन डी है पॉलीएंड्रस फैमिली बहुपत्नी परिवार। वह परिवार जिसमें पति पत्नी उनकी संतानें और विवाह के माध्यम से अन्य रिश्तेदार एक साथ रहते हैं, क्या कहलाएगा बताइए? तो उसे हम कहेंगे कॉन्जुलर फैमिली। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, वैवाहिक परिवार कहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे संबंधित या आपको अगर लगे किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं एक बार उसको रीचेक कर लूंगी। देन कोई अगर सॉल्यूशन
कोई सॉल्यूशन आपको देना है कि नहीं इसका आंसर ये होगा, इसका ये प्रूफ है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं बेझिझक। ऐसा नहीं है कि मैं बुरा मान जाऊंगी या कुछ भी, क्योंकि इंसान है, गलतियां इंसानों से ही होती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट।